ओके, तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक नया चैप्टर जो कि बहुत आसान है, लेकिन वेटेज भी जिसकी अच्छी है, ज़्यादा है। 8 से 10 नंबर में भी मिल सकता है, 5 नंबर में तो पक्का मिलना है, बट वेटेज में 8 से 10 नंबर में भी कभी कभी आपको मिल सकता है, ये है ना। अच्छा चैप्टर है, नन्ना मुन्ना चैप्टर है, सिर्फ 2 सेक्शन है, एक 139 पढ़ना है और एक सेक्शन 140 पढ़ना है। इंडिपेंडेंट चैप्टर है, इसका किसी अदर चैप्टर से कोई खास लेना देना नहीं है, है ना। तो सर स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रोविजंस फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, है ना। बट इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है। देखो, हम ना एक फाइनेंशियल ईयर में इनकम को अर्न करते हैं। हाँ जी मैम, मान लो से मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात कर रही हूँ। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मैंने इनकम को अर्न किया। अब ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में मैंने जो भी इनकम अर्न करी है 31 ऑफ मार्च को क्लोजिंग हो जाएगा। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि एसएससी, मैंने एक वर्ड यूज़ किया एसएससी का, है ना। एसएससी कौन होता है, मैंने पहली क्लास में आपको बताया था। जब मैंने टैक्स स्टार्ट किया था तो पहली क्लास में आपको बताया था कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी आ जाए, कोई भी ऐसा पर्सन जिसने कोई लॉस कमाए हो और उसका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करवाना होता है तो वो रिटर्न फाइल करता है, तो वो पोर्शन एसएससी कहलाता है। जिसके ऊपर इनकम टैक्स की कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं वो एसएससी कहलाता है, ठीक है। तो कोई भी पर्सन अब जिसने इनकम अर्न किया है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, वो पर्सन अपनी इनकम का ब्यौरा, अपनी इनकम का ब्यौरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, ठीक है। तो जब आप अपनी इनकम का ब्यौरा सरकार को देते हो कि सरकार हमने इतना पैसा कमाया है और हमें इतने पैसे पे टैक्स देना है, तो वो चीज़ आपके लिए, वो जो ब्यौरा जिस पेपर पे देते हो वो पेपर आपका रिटर्न कहलाता है। एंड किसका रिटर्न है, रिटर्न ऑफ इनकम, इनकम का रिटर्न है। यानी कि आप अपनी इनकम का ब्यौरा सरकार को जब देते हो कि सरकार हमने इतना इनकम कमाई है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न। आई कहानी समझ में। एंड कुछ केसेस में, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ये जिस ईयर में इनकम कमाते हुए उसी ईयर में देना होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको प्रीवियस ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 जिसमें हम इनकम कमाते हैं, इस फाइनेंशियल ईयर को हम लोग प्रीवियस ईयर भी तो बोलते हैं। याद आ रहा है आप लोगों को, प्रीवियस ईयर 23-24 में हमने इनकम कमाई, इसमें असेसमेंट मतलब इनकम को कैलकुलेट करना, देखना कि कितने इनकम हमारी आई है, और इस पे टैक्स हम जमा करते हैं असेसमेंट ईयर 24-25 में। तो टैक्स जमा करने के लिए अपनी इनकम सरकार को डिस्क्लोज करते हैं, तो वो पेपर, वो लेटर हमारे लिए कहलाता है रिटर्न। आई कहानी समझ में। तो चैप्टर का नाम है प्रोविजंस फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है। अच्छा, जितने भी लोग इनकम कमाएंगे, ओके, तो जितने भी पर्सन इनकम कमाते उन सबको अपनी इनकम का ब्यौरा सरकार को देना होता है। आई कहानी समझ में। अच्छा, तो अब मुद्दा यह आता है कि जितने भी पर्सन इनकम कमाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि जितने भी पर्सन इनकम कमाते हैं सबके लिए मैंडेटरी है। कुछ लोगों के लिए मैंडेटरी है, कुछ लोगों के लिए ऑप्शनल है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये औरत हमारे बीच में, क्या नाम बेटा तुम्हारा, आंचल। आंचल ट्यूशन पढ़ाती है और ट्यूशन पढ़ा के इनकम कमा रही है। अब इसकी इनकम ना सालाना पर एनम कितनी है, 1 लाख रुपीज़ है। क्या इस औरत को टैक्स जमा करना होएगा। देखो, 1 लाख पे टैक्स तो जमा नहीं करना होता है, लेकिन अब ये चाहे तो अपनी इनकम का ब्यौरा सरकार को दे सकती है कि साहब हमने इतनी इनकम कमाई है। तो आप अपनी इनकम का ब्यौरा सरकार को देते हो, आप बताते हो, डिस्क्लोज करते हो कि हमने इतनी इनकम कमाई है। तो आपकी चॉइस है, अगर आप रिटर्न भरना चाहते हो तो भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई कहानी समझ में। कुछ लोगों के लिए मैंडेटरी है, कुछ लोगों के लिए ये वॉलंटरी है। आपकी मर्जी करे भरो, आपकी मर्जी करे मत भरो यार, ठीक है ना यार। तो अब इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको रिटर्न ऑफ इनकम भरना मैंडेटरी है, और
हमने देखना है कि कौन से पर्सन है जिनको भरना मैंडेटरी है और कौन से ऐसे पर्सन हैं कि उनके लिए वॉलेंट्री है, कि मन करे भरे मन करे ना भरे। और साथ ही साथ हम देखेंगे डेट्स कि कौन से डेट पे हमें अपने रिटर्न ऑफ इनकम को सरकार को दे देना चाहिए, ठीक है ना यार। तो इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं। कितने सेक्शन, 139 एंड 140 सेक्शन है। सबसे पहला सेक्शन स्टार्ट करती हूँ 139 सबसेक्शन 1 एंड 139 सबसेक्शन 1 कहता है कंपल्सरली फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। कंपल्सरली फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको रिटर्न भरना मैंडेटरी है, कौन से ऐसे पर्सन है जिनको रिटर्न फाइल करना, सरकार को अपनी इनकम को डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। तो ऐसे पर्सन सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में दिए गए। वैसे तो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो इनकम टैक्स में पर्सन कितने हैं, पर्सन कितने, 7। जैसे एक इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एंड लोकल अथॉरिटी। याद करो पहली क्लास जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पे मैंने ये 7 पर्सन आप लोगों को बताए थे कि इनकम टैक्स में ये 7 पर्सन के बारे में बात करेंगे। अब ये 7 पर्सन इनकम को अर्न कर रहे हैं, तो अब देखेंगे कौन से पर्सन के लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है और कब रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होएगा, है ना। तो सबसे पहले बात 139 सबसेक्शन 1 की बात कर रहे हैं, इसी में दिया हुआ है यार, यहाँ पे आ जाओ यार। अब यहाँ पे कहते हैं एवरी कंपनी एसएससी एंड पार्टनरशिप फर्म, एवरी कंपनी एसएससी एंड पार्टनरशिप फर्म irrespective of their income or losses, every company SSC or partnership firm irrespective of their income or losses इनको रिटर्न कमाना मैंडेटरी होएगा। समझ रहा है ये बात को, एवरी कंपनी एसएससी एंड पार्टनरशिप फर्म irrespective of their income और losses इनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। आई कहानी समझ में, मतलब मैम आप ये कह रहे हो कि एक कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है, अगर इनकी इनकम 0 है तब भी इन्हें रिटर्न ऑफ इनकम सरकार के पास फाइल करना मैंडेटरी है। यस, चाहे ये इनकम कमाए या ना कमाए, अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है तो आपको रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी होएगा। इतनी कहानी समझ में आ रही है। अगर आपसे पूछते हैं कि कौन से पर्सन को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, तो एवरी कंपनी एसएससी एंड पार्टनरशिप फर्म इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम, इनकम कमाया हो या लॉस कमाई हो, मतलब अगर इनकम की बात है, अगर इनकी इनकम 1 रुपया भी है तब भी ये रिटर्न फाइल करेंगे, या अगर इन्होंने कोई लॉसेस कमा रखे हैं तो वो लॉसेस जो भी होंगे इनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। आई होप ये बात याद रहेगी यार, है ना। तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में आपका क्लॉज 1 में ये बात को कह रहे हैं, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं एनी अदर पर्सन, अब एनी अदर पर्सन की बात करते हैं तो 139 में ही है, अभी हम सबसेक्शन 1 पे ही है। ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है। ये कह रहे हैं इंडिविजुअल और HUF, अब इंडिविजुअल और HUF के लिए यार देखो, हम लोग इनकम टैक्स में जब टैक्स इम्पोज करवाएंगे तो हमारे पास 2 टैक्स स्कीम है ना, 2 टैक्स स्कीम है ना, 2 टैक्स स्कीम है। अब यार यहाँ पे एक है सेक्शन 115 बैक, एक तो ये है स्कीम जिसके अंतर्गत आप टैक्स लगा सकते हो, या एक है आपकी ऑप्शनल स्कीम, ठीक है। अगर आप 115 बैक में हो तो ये केस में इंडिविजुअल और HUF के लिए अगर इनकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन को एक्सीड करती है, एक्सीड बेसिक एग्जाम्पशन, एंड बेसिक एग्जाम्पशन 115 बैक में कितना है, 3 लाख, 3 लाख। यानी कि इंडिविजुअल और HUF अगर तुम्हारी ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है, अगर तुम्हारी ग्रॉस टोटल इनकम, यहाँ पे वर्ड यूज करना ग्रॉस टोटल इनकम, प्लीज फोकस करना इस बात पे,
टोटल इनकम नहीं है, अगर तुम्हारी ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है बेसिक एग्जेम्पशन से, तो 115 बैक में जो बेसिक एग्जेम्पशन है वो तो 3 लाख की है, 3 लाख को एक्सीड कर जा रही है। या अगर आप ऑप्शनल टैक्स स्कीम में हो तो अगर आपकी एज अप टू 60 है तो ये केस में आपके लिए जो बेसिक एग्जेम्पशन है वो 2.5 लाख है। अगर आपकी एज 60 और मोर है बट लेस देन 80 है तो ये केस में बेसिक एग्जेम्पशन आपकी 3 लाख है। और अगर आपकी एज मोर देन 80 है और इक्वल्स टू 80 है तो आपके लिए जो बेसिक एग्जेम्पशन है वो 5 लाख है। तो 139 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 में कह रहे हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ है, अगर इनकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन को एक्सीड कर जाती है तो इनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होएगा। अब क्योंकि आपके पास 2 स्कीम है तो 2 स्कीम में अलग अलग बेसिक एग्जेम्पशन है। 115 बैक में आपके पास 3 लाख की है एंड अदर देन 115 बैक में आपके पास 2.5 लाख अगर आपकी एज बिलो 60 है। 60 और मोर है बट लेस देन 80 है तो आपके लिए 3 लाख की है। एंड अगर आपकी जो एज है वो 80 और मोर है तो यहाँ पे 5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन है। तो अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम इसको एक्सीड करेगी तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होएगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 कंपल्सरली फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। कौन से ऐसे पर्सन है जिनको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी है? कंपनी, एसएससी एंड पार्टनरशिप फर्म इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम और लॉसेस, इनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। दूसरा इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, अगर इनकी ग्रॉस टोटल इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन को क्रॉस करती है तो इन्हें रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होएगा। बोलो इतनी कहानी समझ में आ रही है? आगे ना समझ में ना, आगे मूव करते हैं यार हम लोग। अब इसके अलावा यहाँ पे आती है थर्ड पॉइंट कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि एसेसिबल है ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, कोई भी पर्सन, ये पर्सन है, ये पर्सन एसेसिबल है ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर एक्स का बेटा है एंड मिस्टर एक्स के बेटे की इनकम, मान लो ये डांस इंडिया डांस में गया और इसने 10 लाख रुपए जीते। अब अगर इसने 10 लाख रुपए जीते तो इस 10 लाख पे टैक्स, ये तो माइनर है, ये कैसे टैक्स देगा? तो अभी ना मिस्टर एक्स के ऊपर ऑब्लिगेशन आ गए तो मिस्टर एक्स एसेसिबल है ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन से। मान लो कि मिस्टर एक्स की कोई भी इनकम नहीं है, उनके बेटे की इनकम है, तो मिस्टर एक्स के बेटे की इनकम है 10 लाख जो कि बेसिक एग्जेम्पशन से एक्सीड कर रही है। तो मिस्टर एक्स एसेसिबल है ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन एंड उस पर्सन की इनकम बेसिक एग्जेम्पशन को क्रॉस कर रही है तो मिस्टर एक्स के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा। समझता है ये बात को? कोई भी ऐसा पर्सन जो कि एसेसिबल है ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन और इस पर्सन की जो इनकम है ग्रॉस टोटल इनकम ये एक्सीड कर रही है बेसिक एग्जेम्पशन को, तो यस ऑफ कोर्स इनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होएगा। क्लियर ये वाली बात? कोई डाउट नहीं इसमें यार। 139 सबसेक्शन 1 में क्लॉज 1 क्या बोलता है? कंपनी, एसएससी और पार्टनरशिप फर्म इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम और लॉसेस, इनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है भले इनकी इनकम जीरो हो या इन्हें कोई लॉसेस हो। समझता है? दूसरा इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, अगर इनकी टोटल या ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड कर रही है बेसिक एग्जेम्पशन से, बट बेसिक एग्जेम्पशन में मैं 3 लाख नहीं बोल सकती क्योंकि हमारे पास 2 टैक्स स्कीम है ना, एक तो 115 बैक और एक अदर देन 115 बैक। 115 बैक में 3 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन है तो 3 लाख से एक्सीड करेगी तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। एंड ऑप्शनल टैक्स रिजीम में आपके पास अगर एज 60 के बिलो है तो आपकी आ जाएगी 2.5 लाख, 60 और मोर है बट बिलो 80 है तो ये आ जाएगा 3 लाख
एंड 80 और मोर है तो ये आ जाएगा। फिर कोई भी पर्सन जो एसेसिबल है ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन और उस पर्सन की ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड कर रही है बेसिक एग्जाम्पशन से, तो उसको भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होएगा। इतने में कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं, चलो ना अब मूव करते हैं। अगला पॉइंट आता है ना, एनी इफ एनी इंडिविजुअल और एचयूएफ इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब चैप्टर 1 पे आ जाओ, आ रहा। अब मैंने आपको बताया था रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 5 to 9 याद आ रहा है आप लोगों को पढ़ाया था। तो सेक्शन 5 to 9 में मैंने आपको बताया था कि एक पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करते हैं। और एक पर्सन या तो रेजिडेंट होएगा या तो नॉन रेजिडेंट होएगा या तो वो आरओआर होएगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होएगा। अगर कोई रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, अगर कोई रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और ये पर्सन का इनकम, अगर कोई पर्सन रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और इस पर्सन की कोई एसेट आउटसाइड इंडिया है, आरओआर आउटसाइड इंडिया किसी कंपनी में सिग्नेचरी है या आपका आउटसाइड इंडिया कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम, आपकी इनकम कितनी उससे मतलब नहीं है मुझे, मैं इतना कह रही हूँ। ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का बनाया हुआ नियम है, कह रही है अभी निर्मला सीतारमण जी का है। वो कह रही है कि अगर कोई आरओआर है, अच्छा ये किसके लिए, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है, देखना ध्यान से यार। तो बहुत ध्यान से, बहुत छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई इंडिविजुअल है या एचयूएफ है और वो आरओआर है और अगर उस पर्सन की आउटसाइड इंडिया कोई फाइनेंशियल एसेट है, आउटसाइड इंडिया वो फाइनेंशियल सिग्नेचरी है कहीं या फिर कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो ये पर्सन को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। समझता है बात को? देखो ये मैं रीड कराना चाहूंगी। इफ एनी इंडिविजुअल और एचयूएफ या आरओआर है ये इन इंडिया, सच पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम एट एनी टाइम इन द ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। सच पर्सन होल्ड्स एनी एसेट इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट और इन एन एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और साइनिंग अथॉरिटी इन अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। समझ रहा है? तो अगर कोई पर्सन है उसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया है या कोई एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम इनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होएगा। समझता बात को यार? पहली बात क्या बताई थी, जल्दी से बताना मुझे। कंपनी एसएससी और पार्टनरशिप फर्म इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम इनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। इंडिविजुअल के लिए और एचयूएफ के लिए बेसिक एग्जामिनेशन को क्रॉस करेंगे तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। एनी पर्सन एसेसिबल ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन एंड हुज इनकम इज एक्सीडेड, हुज ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीडेड बेसिक एग्जामिनेशन, तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होएगा। एंड अगला कह रहे हैं हम लोग कि अगर कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ है जो कि आरओआर है और कोई एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया या फाइनेंशियल अथॉरिटी आपने होल्ड करके रखी है या सिग्नेचरी हो आप, तो ये केस में आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होएगा। चारों पॉइंट क्लियर हो रखे। अगली बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट में कह रहे हैं द पर्सन अदर देन कंपनी और पार्टनरशिप फर्म आर ऑल्सो द पर्सन अदर देन कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम दे हैव। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे एक बात समझ लो, द पर्सन का मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ, कह रहे हैं अदर देन कंपनी नहीं एंड पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म को इंक्लूड कर रहे हैं। लिखने का तरीका समझ में आया? द पर्सन अदर देन कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम। द पर्सन अदर देन कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म आर ऑल्सो, तो यहाँ पे पार्टनरशिप को हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। लैंग्वेज समझ में आ रही है? अब इसमें क्या क्या बात है जो समझेंगे ध्यान से। इसमें 3 बातें, पॉइंट 5 में हमारे पास 3 बातें। क्या 3 बातें? अदर देन कंपनी जो भी पर्सन इंडिविजुअल एचयूएफ एंड फर्म, अगर इनका कोई करंट अकाउंट है और उस करंट अकाउंट में इन्होंने 1 साल में मतलब 1 फाइनेंशियल ईयर में जो ट्रांजेक्शन करी है, अगर वो ट्रांजेक्शन 1 करोड़ को एक्सीड कर रहा है तो इनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होएगा। समझ रहा है ये बात को यार? अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ और फर्म है, अगर इन्होंने अपने करंट अकाउंट में, मैंने करंट अकाउंट का नाम लिया है, करंट अकाउंट में जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो 1 करोड़ को एक्सीड कर रही है, 1 करोड़ को एक्सीड कर रही है, तो इनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है।
अब यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिटर्न फाइल नहीं करना चाहते, लेकिन टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड कर रहा है। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, इन्होंने पीएनबी में एक अकाउंट ओपन किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक अकाउंट ओपन किया, आईसीआईसीआई बैंक में एक अकाउंट ओपन किया, एंड इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर एक अकाउंट में 1 करोड़ एक्सीड करता तो एक काम करते हैं यार, 35 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन इस अकाउंट में कर लेंगे, 30 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन इस अकाउंट में कर लेंगे, और मान लो 20 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन, क्या कर रही यार मैं, 30 लाख एंड 20 लाख रुपीज की ट्रांजेक्शन मैं यहाँ कर लूंगा यार। अब किसी भी एक अकाउंट में 1 करोड़ एक्सीड नहीं किया, तो सरकार ने लिखा 1 अकाउंट और एग्रीगेशन ऑफ अकाउंट में अगर 1 करोड़ एक्सीड करता है, तो इसका मतलब ये इन तीनों अकाउंट को एग्रीगेट करो तो क्या ये 1 करोड़ को एक्सीड कर रहा है? 15 लाख बचे, आ रहे यार, इसको तुम 40 कर दो, लो आप, हो गया, अब हो गया, दिमाग में था कि वो हो गया है ना, तो 40 लाख हो गया। अब क्या इनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है? यस, क्योंकि किसी एक अकाउंट में तो 1 करोड़ एक्सीड नहीं किया, पर तीनों को मिला के 1 करोड़ एक्सीड कर गया ना, तो इनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होएगा। ठीक है, तो कोई भी पांचवें पॉइंट में, पांचवें पॉइंट का पहला पॉइंट सर जी यहाँ पे पढ़ रहे 139 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5, इसमें है यहाँ पे 1 पॉइंट, तो यहाँ पे 1 करोड़ में करंट अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन है वो एक्सीड कर रही है 1 करोड़, करंट अकाउंट या एग्रीगेशन ऑफ करंट अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन है वो एक्सीड कर रही है 1 करोड़। ठीक है, दूसरा, इसी में दूसरा पॉइंट ये है कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है, तो वो पर्सन मूवमेंट कर रहा है आउटसाइड इंडिया, वो मूवमेंट कर रहा है आउटसाइड इंडिया, और इस जो ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर है, जो ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर है वो एक्सीड कर रहा है 2 लाख रुपीस को। अगर फॉरेन ट्रेवल पे आप 2 लाख रुपीस से ज़्यादा खर्च कर रहे हो, तो ये ऑफ कोर्स आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी है। या फिर कह रहे हैं थर्ड पॉइंट में, अगर इस पर्सन का बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल कितना एक्सीड कर गया, 1 लाख रुपीस को एक्सीड कर गया है, तो ये केस में इनको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी होएगा। इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, सोचो अभी तक ना रिटर्न ऑफ इनकम संबंधित होता था आपके इनकम से, बट अभी फिलहाल तो आपने जब थर्ड पॉइंट पढ़ा वहां तक तो इनकम से था, फोर्थ पॉइंट में आपने देखा कि यहाँ पे इनकम से नहीं है। आप आउटसाइड इंडिया अगर कोई फाइनेंशियल सिग्नेचरी हो या आप कोई एसेट होल्ड कर रहे हो, तो यस ऑफ कोर्स यू हैव टू फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कितना कमा रहे हो। एंड दूसरा, एंड यहाँ पे कह रहे हैं इस पांचवें पॉइंट में कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन है और उसकी करंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन या एग्रीगेशन ऑफ करंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन 1 करोड़ को एक्सीड कर गया है, तो ये सब कोर्स आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी होएगा। एंड सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं अगर आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर एक्सीडेड ₹2 लाख, देन यू हैव टू फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम। एंड लास्टली कह रहे हैं कि अगर आपका बिजली का बिल एक्सीड कर गया 1 लाख रुपीज को, तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी होएगा। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? अदर देन कंपनी एंड फर्म ऑल्सो लिखा है, तो उसका मतलब फर्म को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो ये वाली कहानी यहाँ पे हो गई, आप सुनेंगे सर ध्यान से। सर पॉइंट नंबर 6, मैम हाँ मैम हमें एग्जाम के क्वेश्चन कराते हुए चल रहा। हाँ हाँ क्यों परेशान हो भाई, एग्जाम के क्वेश्चन करवाऊंगी यार, रुक जा भाई, सब्र कर ले थोड़ा सा। चल देख, अगली बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। यार 139 में अभी 6 पॉइंट आ गया है ना, तो 139 सबसेक्शन 1 ही पढ़ रहे हैं, अब उसमें मैं 6th पॉइंट आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। अब देखो 6 पॉइंट क्या है आपके लिए, यहाँ पे कह रहे हैं, लिखो वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब ये कह रहे हैं फॉलोइंग पर्सन सेल ऑल्सो भी रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, ये पर्सन को भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी है। इफ टर्नओवर ऑफ बिजनेस एक्सीड 60 लाख, क्या कह रहे हैं, इफ टर्नओवर ऑफ बिजनेस एक्सीड 60 लाख और ग्रॉस रिसीट फ्रॉम प्रोफेशन एक्सीड्स 10 लाख। ओ इस पे भी कह रहे हैं यस, इफ द टर्नओवर ऑफ बिजनेस एक्सीड 60 लाख, या अगर आप प्रोफेशन को ऑप्ट कर रहे हो और प्रोफेशन में आपका ग्रॉस रिसीट एक्सीड कर रहा है 10 लाख रुपीज को, तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी है। इफ द पर्सन हैज डिपॉजिटेड 50 लाख और मोर इन वन और मोर ऑफ हिज सेविंग अकाउंट, देखो 1 करोड़ ऊपर करेंट अकाउंट में कर रहे थे ना, अब अगर किसी पर्सन ने 50 लाख रुपए इकट्ठा करके रखे अपने सेविंग अकाउंट में, आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा, समझता है।
आपकी इनकम से रिलेट नहीं करवा रहे। अब मान लो मेरी दादी माँ चली गई और बेटा मेरे अकाउंट में, उनके सेविंग अकाउंट में ना 5 करोड़ थे, और हम सब पोते पोतियों को बट गए उनके पैसे, मेरे अकाउंट में आए 70 लाख। फेंक रही हूँ, झूठ एकदम, नहीं आए, कुछ नहीं आया यार, ठीक है, बट अज्यूम कर लो कि आया। मान लो मेरी दादी माँ छोड़ के गई जायदाद और उसमें से 70 लाख रुपए मेरे अकाउंट के सेविंग अकाउंट में आ गए, तो अब मैंने इनकम नहीं कमाया यार, लेकिन मेरी दादी माँ ने मेरे सेविंग अकाउंट में जमा करवा दी वो पैसे। क्या बेटा मुझे रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होएगा? होएगा यार, समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पे लिमिट कितनी है? 50 लाख। ऊपर लिमिट कितनी है? बिजनेस टर्नओवर 60 लाख को एक्सीड कर जाए, या प्रोफेशन में आपका जो ग्रॉस एसेट है वो 10 लाख को एक्सीड कर जाए, या फिर सेविंग अकाउंट में आपने रख रखे हो 50 लाख, या फिर इफ द अमाउंट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस कलेक्टेड इन इस केस 25,000 और मोर, बट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन 50,000, या आपने साल भर में कोई भी ट्रांजेक्शन करी हो और आपकी टोटल ट्रांजेक्शन पे टीडीएस या टीसीएस के ऑब्लिगेशन आ रहे हो, एंड टीडीएस एंड टीसीएस आपके अकाउंट के रिस्पेक्ट में 25,000 अगर आप बिलो 60 हो, एंड 60 और मोर हो तो 50,000। अगर ये क्रॉस हो जाए तो ये सब कॉस्ट आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। कोई डाउट इसमें? पूछो। टीडीएस एंड टीसीएस अगर आपके अकाउंट में 25,000 डिडक्ट हो जाए तो फिर ये सब कुछ आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हो, यानी सीनियर का मतलब हो गया जब कोई व्यक्ति 60 साल और एबव होता है तो उसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन, ठीक है ना यार? तो इस केस में 50,000 की लिमिट है। चलो एक काम करते हैं यार, क्या करेंगे यार, देखते हैं इस बार के एग्जाम का क्वेश्चन जरा। अभी तक मैंने जो पढ़ाया है क्या कुछ पूछा गया है? ये आपके इस बार का अभी रिसेंटली लास्ट एग्जाम कब हुआ था आप लोगों का? मई में हुआ था, तो ये मई का पेपर है यार। ये मैंने बच्चों से मांगा था तो बच्चों से मिल गया था, हालांकि अब तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे भी आ गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखती हूँ कि इससे कोई जब पूछा कि नहीं। ओ ओ ये देखो 4 नंबर का क्वेश्चन आया, वाह। ये देखो, स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। मैं तो यही सेक्शन पढ़ा रही हूँ ना, 139 सबसेक्शन 1 ही पढ़ा रही हूँ। और ये बार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, देखो, मिस्टर अनीस एज 31 ईयर हु ऑप्टेड फॉर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, डिफॉल्ट 115 बैक है, एंड हैड अ टोटल इनकम 2,90,000 फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। क्या इनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है? 115 बैक की लिमिट चेक करो, कह रही है। तुम्हें इतनी सुंदर लड़की का दिल दुखाने का कोई हक नहीं बनता, समझ रहे हो यार? तो दोबारा दिल मत दुखाना मेरा। तुम बताओ, हक नहीं है तुम्हें मेरा दिल दुखाने का? तुम बताओ, है रिटर्न फाइल करना है कि नहीं फाइल करना है? मत करना, मैंडेटरी नहीं, क्योंकि लिमिट कितनी है। इसीलिए मैंने दोनों स्कीम बताई आपको, 115 बैग भी बताई और ऑप्शनल भी बताई, ठीक है? कहीं से भी पूछ सकते हैं तुम्हें, तो मैं इस बना के आराम से पढ़ा लिखा के भेजूंगी। हाँ, इमा कहाँ लिखा है तनिक देखो तो, तनिक चुप चुप, हुआ रिक्वायर्ड टू फाइल। कंपल्सरी पूछ रहा है ना बच्चा मेरा। रिक्वायर्ड का मतलब तो कंपल्सरी हुआ ना यार। अगला क्वेश्चन, तो ये केस में कंपल्सरी नहीं है। दूसरा, पटेल एज 65 ईयर हैड अ टीडीएस क्रेडिट ऑफ 55,000, 65 ईयर। तो टीडीएस अगर आपके अकाउंट में टीडीएस कट रहे हैं आपके अकाउंट के रिस्पेक्ट में, अगर आपकी एज 60 के बिलो है तो 25,000, और 60 के अबव है तो 50,000 की है। इनके अकाउंट के रिस्पेक्ट में 55,000 का टीडीएस कटा है। क्या लगता है इनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है? सीरियसली, क्या इस क्वेश्चन में दम है? अगला तो पढ़ लो पहले यार। द ग्रॉस रिसिट ऑफ मिस्टर अजीत एज 45 ईयर एन आर्किटेक्ट फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 वॉज 12 लाख, बट हिज प्रॉफिट प्रोफेशन वॉज 2,25,000 ओनली। क्या इनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है? देखो, इनकम के रिस्पेक्ट में तो नहीं मैंडेटरी, लेकिन अभी नया प्रावधान पड़ा है ना कि अगर इनकी टोटल इनकम ग्रॉस रिसिट एक्सीड कर जाए 10 लाख रुपीस को तो इनको रिटर्न फाइल करना। क्या बेटा इस क्वेश्चन में दम था? हाँ, कोई दम नहीं। अगला भी देखना तो देख लो यार।
अब हमसे पढ़ के जाओगे बेटा, हमसे पढ़ के जाओगे तो बेटा सारा पेपर करके आओगे यार, समझ रहे हो यार, है ना। तो आप पढ़े और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें यार, है ना। आ जाओ यार कि बेटा अगर टैक्स में पास होना है तो पीपीसी ही आना है। आए बेटा सारे ही पूरा ग्रुप। बेटा हमने इतिहास बना दिया, पूरा बैच पास हुआ, एक बच्चे को छोड़ दो, एक बच्चा फेल हो गया, है ना। पूरा बैच जितने बच्चों ने बेटा कोचिंग से एग्जाम दिया सब पास हो गए। हमने इतिहास रच दिया बेटा, इतिहास रच दिया, सारे बच्चे पास हो गए यार। चलो, CBDT has wide notification this inserted rule 12AB notified which are all the person other than company or firm who is not required to file return of income section 139(1) must file the return of income state who are required compulsory file return of income। अब 139(1) में पूछे कौन से ऐसे पर्सन है जो कंपल्सरी रिटर्न को फाइल करेंगे। आई बात समझ में यार। तो यार यहाँ पे आओ एक मिनट, पूरा वही है, पूरा वही है, क्या बात है। ये देखो बेटा 12AB क्या है, तो अल्टीमेटली ना तुम्हें फंसाया। अगर तुम्हारे को ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे देखो 12AB ही पूछा है, ऊपर भी 12AB पूछा है, क्वेश्चन बना बना के नीचे थ्योरेटिकल पूछ लिया 12AB बताओ, बता लोगे बेटा अगर आएगा तो। चलो खैर ठीक है। तो 139 सबसेक्शन 1 में 6 क्लॉजेस पढ़ी, 5वें में 3 पॉइंट थे, 6वें में 3 पॉइंट थे। मैं उम्मीद करती हूँ ये तीनों पॉइंट 3 पॉइंट याद रहेंगे यार, है ना। अब सर आगे बात करते हैं। ठीक है, अभी तक आपको ये पता चल गया कि कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी है ना। अब देखते हैं सर कौन से ऐसे पर्सन हैं उनके लिए रिटर्न फाइल करने की डेट क्या है, ड्यू डेट्स क्या है, ड्यू डेट्स क्या है। अब सर ड्यू डेट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। देखो बेटा अपने पास ना पर्सन तो 7 है, तो ये केस में ना वैसे तो 4 पर्सन की टैक्सेशन है हमारे पास, तो 4 पर्सन की, तो 4 पर्सन की देख लेते हैं यार, है ना, कि इनको कब रिटर्न फाइल करना है। तो सर सबसे पहले बात करते हैं ड्यू डेट्स। 2 ड्यू डेट्स हैं यार हमारे पास, एक है यार 31 जुलाई और है एक बेटा 31 अक्टूबर। बच्चा 31 जुलाई की बात करें तो इंडिविजुअल और एचयूएफ, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ बेटा इनके लिए जो ड्यू डेट्स है वो क्या है 31 जुलाई। प्लस फर्म, इंडिविजुअल एचयूएफ एंड फर्म, यहां पे गड़बड़ कर सकते हो, गड़बड़ नहीं करेंगे। इंडिविजुअल एचयूएफ और फर्म इन 3 लोगों के लिए जो ड्यू डेट्स है वो कितनी है 31 जुलाई। लेकिन नहीं, पहले यहां देखो अभी। अच्छा फिर बचा कौन, कंपनी एसएससी ना, तो कंपनी एसएससी के लिए ड्यू डेट क्या होगी 31 अक्टूबर। या ये कह रहे हैं ऐसे पर्सन जिनके लिए कंपलसरी ऑडिटिंग है, ऑडिट कंपलसरी है, तो ऐसे पर्सन के लिए बेटा ड्यू डेट्स क्या होगी 31 अक्टूबर। यानी अगर इंडिविजुअल एचयूएफ और फर्म अगर इनको ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाए तो इनके लिए ड्यू डेट क्या हो जाएगी 31 अक्टूबर। आई बात समझ में, ऊपर वाली 31 अक्टूबर। मतलब इन जनरल इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म ड्यू डेट्स क्या, और कंपनी के लिए क्या है, फिर कहते हैं इंडिविजुअल एचयूएफ और फर्म अगर इनके लिए ऑडिटिंग करवाना मैंडेटरी है तो इनके लिए ड्यू डेट क्या हो जाएगी। क्लियर आप लोगों को ये बात। या जितने भी पर्सन जिनको ऑडिट करवाना मैंडेटरी होता है उनके लिए जो ड्यू डेट्स होती है वो होती है 31 अक्टूबर। समझता है ये बात को यार। अच्छा प्यारे बच्चों, मैम कंपनी के लिए 31 अक्टूबर क्यों रखी गई, क्योंकि कंपनी एसएससी को मैंने आपको सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट पढ़ाया है सिद्धू, सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 पढ़ाया है कंपनी लॉ में ना। तुमने मुझे दुखी नहीं करना है। अरे क्या बात है चीटर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। क्या है बेटा
कंपनी को ऑडिटर कब अपॉइंट करना पड़ेगा? एक कंपनी को ऑडिटर कब अपॉइंट करना पड़ता है? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ना, यानी कि कंपनी एसएससी के लिए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ही ऑडिटिंग मैंडेटरी होती है। तो इसका मतलब है कि इनको फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ही ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। समझता है बात को? तो कंपनी के लिए ऑडिटिंग जो होती है वो वेरी बिगनिंग ही मैंडेटरी होती है, तो ये वेरी बिगनिंग करेंगे यार। एंड इंडिविजुअल एचयूएफ और फर्म, इनके ऊपर अगर इनकम टैक्स का सेक्शन 44AB एप्लीकेबल हो जाए तो इनको भी ऑडिटिंग करवाना मैंडेटरी होता है। चीटर बताओगे 44AB क्या है? उस दिन पढ़ाया था, जिस दिन तुम क्लास में आई थी, उस दिन तुम रो रही थी। 44AB क्या है? कंपल्सरी ऑडिटिंग। बिजनेस का टर्नओवर 100 लाख को एक्सीड कर जाए या प्रोफेशन में ग्रॉस रिसीट 50 लाख को एक्सीड कर जाए तो फिर कंपल्सरी ऑडिटिंग करवानी पड़ेगी। एक छोटी सी अमेंडमेंट भी आई है यहाँ पे कि अगर आपकी टोटल ग्रॉस रिसीट कैश के फॉर्म में, टोटल रिसीट कैश के फॉर्म में अप टू 5% ऑफ टोटल टर्नओवर है तो ये लिमिट कितनी होएगी? बिजनेस के केस में 10 करोड़ एंड प्रोफेशन के केस में 75 लाख। याद आ रहा है आप लोगों को? सब याद है? आप मेरे बच्चे हो यार, आपको सब याद है यार। ये ड्यू डेट्स, सर ड्यू डेट्स क्या इन जनरल क्या है? 31 जुलाई। और कंपनी इन जनरल किसके किसके लिए बात करें? इंडिविजुअल, एचयूएफ और फर्म। और कंपनी एसएससी के लिए तो यहाँ पे देखो लिखते कैसे, इसको लिखना भी तो सीखना ना आप लोगों को। देखो रिटर्न इज टू बी फाइल्ड इन जनरल अप टू 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब 23-24 में हम इनकम को अर्न कर रहे, 24-25 में तो टैक्स जमा करते, तो 24-25 जिस ईयर में इनकम को एसेस करते वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? असेसमेंट ईयर। तो हम रिटर्न कब फाइल करते हैं? प्रीवियस ईयर में, असेसमेंट ईयर में? असेसमेंट ईयर में। तो यहाँ पे तो इन जनरल रिटर्न इज टू बी फाइल्ड अप टू 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। हाउएवर इन द फॉलोइंग केसेस द लास्ट डेट शैल बी 31 अक्टूबर। every company SSC and any other person who is required to get his accounts audited। ठीक है, तो कंपनी एसएससी के लिए 31 अक्टूबर और वो सारे पर्सन जिनको अकाउंट्स को ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, तो इनके लिए क्या है? 31 अक्टूबर है। तो इसका मतलब कॉमन सेंस है, अगर ऑडिट ना करवाना पड़े तो डेट ऑफ फाइलिंग क्या हो जाएगी इनके लिए? 31 जुलाई हो जाएगी। समझता है ये बात को? आ जाओ यार, अभी कल ही वाले क्लास में तो मैं ये क्वेश्चन पूछ रही थी तुम लोगों से, अब मुझे लगता है कि बच्चों को याद जरूर होएगा ये सेक्शन यार। ठीक है, तो 139 सबसेक्शन 1, इसमें 6 बातें थी, मैंने पूरी बता के कंप्लीट कर दी। ये सेक्शन फाइनली कंप्लीट। ठीक है, अब बात करते अगला सेक्शन है 139 सबसेक्शन 3। चलो सबसेक्शन 3 है रिटर्न ऑफ लॉस। रिटर्न ऑफ लॉस। नाउ सर हम इनकम तो कमाते हैं 5 सोर्स से, कितने लॉसेस को यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं? वेरी नाइस। देखो ऐसे क्लास में ना हर कॉन्सेप्ट पे तुम लोग को टोकते टोकते कितना मतलब कान खड़े हो गए यार। रिटर्न ऑफ लॉस अभी पूछेंगे यार, है ना, फटाक से मतलब दिमाग दौड़ा लिया। रिटर्न ऑफ लॉस सर अगर मैं बात करूँ तो लॉस जब हम जिन सोर्सेज से हम इनकम कमा सकते हैं उसी सोर्सेज तो लॉस होंगे। तो अगर इनकम के सोर्सेज की मैं बात करूँ तो मेरे बच्चा इनकम के सोर्सेज होंगे एक तो सैलरी, बट क्या सैलरी इनकम से आपको लॉस होएगा? नहीं होएगा। तो इसका मतलब ये है कि इससे लॉस ही नहीं होता है, तो इसको 139(3) में बात ही नहीं कर रहे हैं। सर दूसरी हेड कौन सी है? हाउस प्रॉपर्टी की है। सर हाउस प्रॉपर्टी ये सेक्शन जो है ना इसके लिए बहुत लीनियंट है। ये कहता है कि देखो हाउस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में अभी आगे चल के बात करेंगे, तो इस पर एक हैशटैग लगा रहे हैं कि इस पर अलग बात करेंगे। फिर तीसरा इनकम आता है आपका PGBP, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सर जी ये जो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो यहाँ से तो लॉस कमाएंगे, तो ये वाला लॉस कवर होने वाला है सेक्शन 139 सब सेक्शन 3 में। अगला कौन सा है? कैपिटल गेन। अगला चैप्टर कैपिटल गेन। कैपिटल गेन से भी जो लॉस आएगा वो भी हम सेट ऑफ करवाएंगे यार। एंड उसके बाद अगला चैप्टर आता है अदर सोर्सेज, इसका भी करेंगे। तो 139 सबसेक्शन 3 में बेटा इन 3 लॉसेस की बात कर रखिए। मतलब जब कभी क्वेश्चन को बहुत डिफिकल्ट बनाना होएगा तो क्या पता पूछ ही ले यार, है ना। तो सतर्क
आपको रहना है, सावधानी आप ही की है, सुरक्षा भी आप ही की है। सर रिटर्न ऑफ लॉस में 3, इसका मतलब 3 लॉसेस को कवर कर रहे हैं। वैसे तो हम 4 हेड से लॉसेस कमा रहे हैं सर, लॉस तो हमें यहाँ से भी हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी से भी तो लॉस हो सकता है, यहाँ से तो होता ही है, यहाँ से भी हो जाता है, यहाँ से भी हो जाता है यार। तो वैसे तो हम सैलरी से कमाते नहीं, सैलरी को काट दिया, 5 हेड से इनकम कमाते हैं, तो 5 हेड से इनकम कमाते हैं, 4 हेड से लॉस आ सकता है। अब सर 139(3) कहता है कि जितने भी पर्सन हैं, अगर वो लॉस कमा रहे हैं, अब 4 ही पर्सन की बात ही हो रही है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी और फर्म, अगर ये पर्सन लॉस कमाते हैं तो आपको पता है आपको अपने लॉस को सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करने का मौका मिलता है। क्या बात करो, ये क्या होता है मैम, ये चैप्टर मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है। जैसे सर्फ एक्सेल कहता है दाग अच्छे होते हैं, वैसे इनकम टैक्स कहता है लॉस अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है, मान लो फॉर एग्जांपल आपने प्रीवियस ईयर 22-23 में कोई लॉस कमाया, मान लो मैं कह देती हूँ यहाँ पे 4 लाख रुपए का लॉस था, और प्रीवियस ईयर 23-24 में आपने बेटा इनकम कमाई 10 लाख रुपए की। अब अगर 10 लाख रुपए की इनकम कमाई है तो आपको ये 10 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा। डिपार्टमेंट कहता है अगर एसएससी मतलब ये एसएससी, अगर तुमने सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 में अगर आपने रिटर्न ऑफ लॉस फाइल किया है, जो ड्यू डेट्स बताई गई है, ड्यू डेट्स पे फाइल किया है, तो ये केस में आपको ये वाला जो लॉस है ये कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ करने का मौका मिलेगा, ये आपको सेट ऑफ करने का मौका मिलेगा। मतलब सोचो अगर 22-23 में हमने लॉस कमाए 4 लाख के, और बेटा ये लॉस का रिटर्न हमने डिपार्टमेंट को सौंप दिया, यानी डिपार्टमेंट को बता दिया कि साहब हमने इस ईयर में लॉस कमाया है। तो 23-24 में सोचो तुमने 10 लाख की इनकम कमाई, 10 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। डिपार्टमेंट कहता है एक काम करो, ये जो लॉस आया है 4 लाख का, आप इसको सेट ऑफ करवा लो, और बची इनकम 6 लाख पे टैक्स जमा करो। समझ में आई? तो सर मोटा मोटी देखो ना, टैक्स ही तो बच गया सर। अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम को फॉलो करें तो अगर हम 87A की रिबेट ले ले तो 7 लाख रुपए तक तो जीरो टैक्स लगता है। समझ रहे? 10 लाख इनकम होती तो आपके पॉकेट से पक्का टैक्स जाता, बट आपने इस साल लॉस कमाए थे, इस साल इससे इसको एडजस्ट कर दिया सर, आपका मोटा मोटी कोई भी टैक्स नहीं गया। समझता है? जैसे मैंने 4 लाख रुपए का लॉस कमाया 22-23 में, 23-24 में मैंने 3 लाख रुपए की इनकम कमाई, तो बेटा ये जो लॉस है, ये लॉस है 4 लाख का, ये 3 लाख से क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। और ये देखो ये सेट ऑफ हो गया, और जो 1 लाख रुपए का लॉस बचा हुआ है ये बेटा अगले फर्दर असेसमेंट ईयर के लिए हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, और जब प्रॉफिट कमाएंगे तो उसे सेट ऑफ कर देंगे। इसको बोलते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के नियम। तो सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि अगर सेक्शन एसएससी, अगर तुमने अपने रिटर्न ऑफ लॉस को फाइल किया है, तो ये केस में आपको लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने का, लॉसेस को सेट ऑफ करने का भी मौका मिलेगा। और अगर मान लो आपको प्रॉफिट नहीं हुए हैं तो फर्दर इन लॉसेस को आप क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। समझता है ये बात को यार? अच्छा मैम आप बड़ा फोकस कर रही थी 139 सबसेक्शन 3, आपने कहा था टाइमली फाइल कर दो, मतलब कभी भी नहीं, टाइमली फाइल करना मैंडेटरी है। यस बेटा, अगर आप इसको टाइमली फाइल करोगे तभी आपको लॉस क्लेम करने का मौका मिलेगा। तो मैम ये बताओ जो रिटर्न ऑफ लॉस है, जो हमारा रिटर्न ऑफ लॉस है, हाँ बेटा मैम इसको कब तक फाइल करेंगे, इसकी ड्यू डेट्स क्या है बेटा? इसकी ड्यू डेट्स है वही ड्यू डेट्स जो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में बता रखी है, वही ड्यू डेट्स जिसको सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में बता रखी है। सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में क्या बता रखा है?
तो 2 डेट्स बता रखिए, 31 जुलाई इन जनरल, और जिनको ऑडिटिंग कंपलसरी है उनके लिए क्या हो जाएगा 31 अक्टूबर। समझ गया ये बात को यार? तो ड्यू डेट्स रिटर्न ऑफ लॉस ये है, एंड यहाँ पे ड्यू डेट्स ये, इस डेट तक आपको अपने रिटर्न ऑफ लॉस को सबमिट करना पड़ेगा, तभी आप अपने लॉसेस को फर्दर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बट अगर आपने ये नहीं किया तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? आगे की कहानी। बट अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया कि मेरे को 10 लाख का लॉस है, 50 लाख का लॉस है, तो सारा का सारा मुझे मिल जाएगा। बहुत आसान है यार। मान लो मुझे लग रहा है कि कमिंग ईयर में मेरी बहुत सारी इनकम होने वाली है, बहुत सारे मेरे प्रोजेक्ट थे वो ऑलमोस्ट रेडी है ना, और अब अगले साल कमिंग ईयर में मुझे पता है कि मैं बहुत पैसे कमाने वाली हूँ, तो ये साल को मैं 50 लाख का 30 लाख का लॉस डाल दूँ? नहीं, आप कितना भी लॉस नहीं डाल सकते हो। सर आपने जो लॉस क्लेम किया है, असेसिंग ऑफिसर ये असेसिंग ऑफिसर है, देखो तो यार, ये देखो, ये असेसिंग ऑफिसर, और ये असेसिंग ऑफिसर आपके लॉस को जांचेगा, वेरीफाई करेगा, और अगर इसको लगता है कि आपके लॉसेस जेन्युइन हैं तभी आपको अलाउ कर पाएगा। मान लो से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में होप सो मैं बहुत पैसे कमाने वाली हूँ, बहुत पैसे कमाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने जो बीज लगाए थे वो बीज अब पेड़ के तौर पे रेडी हो गए, उसमें फल आने लगे। कमिंग ईयर में मैं उन फल को बेच के बहुत पैसा कमाने वाली हूँ। तो मैंने ये साल बहुत सारा अपने पीएल में, मान लो मैंने कहा अगले साल तो करोड़ों की इनकम होगी, हो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो मेरा सरचार्ज का रेट है ना, मैं ना 37% वाले सरचार्ज में आने वाली हूँ। पता है आप लोगों को? 37% के सरचार्ज में आने वाली हूँ। अब सोचो 37% सरचार्ज कब लगता है? अब सर लेकिन मुझे टैक्स भी तो बचाना है, तो मैंने अपने बैलेंस शीट में अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया। असेसिंग ऑफिसर के पास ये गया, अब असेसिंग ऑफिसर के पास ये गया तो जो असेसिंग ऑफिसर है वो कहेगा अच्छा अभी तक तो तुम्हें बड़े प्रॉफिट हो रहे थे, अचानक से तुम्हें लॉसेस हो गए, अच्छा लॉसेस भी इतने ज्यादा हो गए, नहीं 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 नहीं, हम चेक करेंगे। फिर वो वेरीफाई करेगा, वो देखेगा कि मैक्सिमम कितना लॉस मुझे हो सकता है। फिर जो असेसिंग ऑफिसर जो मुझे लॉस बताएगा, से हो सकता है मैंने 50 लाख क्लेम किया था, उसने कहा मैक्सिमम 5-6 लाख क्लेम कर सकते हो, तो अल्टीमेटली मेरा जो रिटर्न ऑफ लॉस होएगा वो मैं कितने का फाइल करूंगी? 5 लाख का। आई कहानी समझ में आए? तो ये बात ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि मन मर्जी कितना भी कर लो यार, समझता है? आ जाओ ये सेक्शन पढ़ा दो। इफ एनी पर्सन हैज सस्टेन एनी लॉस अंडर द हेड पीजीबीपी और अंडर द हेड कैपिटल गेन और लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज यानी अदर सोर्सेज की बात कर रहे हैं, सच पर्सन क्लेम दैट द लॉस इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सच पर्सन हैज टू फाइल। ओ लैंग्वेज देखो, थोड़ी सख्त लैंग्वेज है यार ये। Such person has to file a return of loss and such return shall be examined by the assessing officer and the loss computed by the assessee shall be confirmed by the assessing officer by sending an intimation under section 157 and only after that carry forward of losses shall be allowed to the assessee। सिंपल, जो पढ़ाया था सब एज इट इज लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कह रहे हैं under section 80 if return of loss has been filed after the last date of filing of return of income in this case carry forward of losses not allowed। मैं बार बार आपको एक चीज पर जोर दे रही हूँ ना, टाइमली फाइल करना है, टाइमली फाइल करना है। टाइमली का मतलब जो ड्यू डेट बताई गई है आपकी 139 सबसेक्शन 1 में, वो डेट तक आपको हर हाल में कर देना है, तभी आपको रिटर्न ऑफ लॉस यानी आपको जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड करने का मौका मिलेगा, उस स्टॉप का मौका मिलेगा। और अगर आपका रिटर्न ऑफ लॉस टाइमली बेसिस पे नहीं गया तो आप इसको क्लेम नहीं कर सकते। समझता ये बात को? क्लियर? आगे आप तो सुनेंगे ध्यान से। हाँ मैम, आप क्या सुनना बाकी रह गया? अरे अभी बहुत कुछ सुनना बाकी रह गया। देखो सुनो, मैंने यहाँ पे एक हैशटैग लगवाया था ना,
अगर ये वाले जो 3 लॉस हैं मेरे भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, अगर ये वाले लॉस है, आई एम सो सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये जो 3 इनकम है, इन 3 इनकम से जो लॉसेस हुए हैं, अगर इनका रिटर्न नहीं फाइल किया तो नॉट अलाउड। बट ये वाली जो इनकम है ना, ये अगर इसका रिटर्न फाइल किया या नहीं फाइल किया क्या फर्क पड़ता है, रिटर्न फाइल हो या ना फाइल हो आपको ये तब भी अलाउ होगा। आई कहानी समझ में? तो ये वाली जो इनकम है रिटर्न फाइल हो या ना फाइल हो आपको तब भी अलाउ होने वाला है। लेकिन बेटा, लेकिन अगर नीचे की जो 3 इनकम है अगर इनके रिटर्न नहीं फाइल किए तो ये वाले आपको अलाउड नहीं होंगे। समझता है ये बात को? नहीं समझा? अबे तुम लोग यार, ये 3 इनकम के लॉसेस आपको तब अलाउड होंगे जब आपने रिटर्न फाइल किया होगा। अगर रिटर्न नहीं फाइल किया या रिटर्न फाइल किया लेकिन ड्यू बेसिस पे नहीं, ड्यू डेट पे नहीं फाइल किया तो आपको ये अलाउ नहीं होगा। बट एचपी का लॉस, आपने रिटर्न ऑफ लॉस फाइल किया है या नहीं किया है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये आपको क्लेम करने का मौका मिल जाएगा। आई कहानी समझ में? सारे लॉसेस चेक करेगा, एचपी की चेक करेगा। लेकिन एचपी में गेम नहीं है ना, एचपी में मैक्सिमम क्लेम ही नहीं कर, मैक्सिमम की लिमिट है, उस लिमिट ज़्यादा क्लेम नहीं कर पाओगे, बट चेक करेगा। असेसिंग ऑफिसर सारे लॉसेस चेक करेगा यार, ठीक है, तभी आपको अलाउ करवाएगा। क्योंकि होता क्या ना यार, सोचो यार, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं 37% की सरचार्ज में हूँ, मैंने 1 लाख रुपया अभी एक्स्ट्रा कमाया, तो आपको पता है इस 1 लाख पे 30% का टैक्स लग रहा है, 30,000 का टैक्स आ गया, इस 30,000 पे 37% का सरचार्ज लग रहा है, 4% का सेस लग रहा है। सर 1 लाख पर लाख 30,000 प्लस इसका 37% कितना आएगा बेटा? 30,000 पे 37%, ये आ गया बेटा 41,400, 41,100 प्लस 4%, ये आ गया बेटा 42,744, यानी पर लाख 42,744 रुपए टैक्स देने हैं पर लाख। समझ रहे हो? यानी अगर आपकी इनकम 5 करोड़ को एक्सीड कर गई तो आपको पर लाख इतना टैक्स देना है। यार कौन नहीं चाहता है कि यार वो टैक्स बचाया जाए यार, ये वाला कौन नहीं चाहता यार? तो हम चाहते हैं, तो हमने फालतू के लॉसेस क्लेम कर लिए, तो वो क्लेम करने का मौका नहीं मिलेगा यार। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत चला गया है, वो बहुत समझता है। इतनी कहानी समझ में आ रही है? आ गई? अच्छा एक चीज और सुनो गुल्लू मुल्लू, एक तो है एचपी का लॉस, उसके लिए रिटर्न फाइल करो या ना फाइल करो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। देखो मैं इसको देख रही हूँ, वो फोन देख रही है, वो उसको ऐसे हाथ से ऐसे उंगली कोच रही कि देखो इधर, मैम देख रही, देखो इधर, वो तब भी नहीं देख रही यार वो इधर। काहे? क्या था मम्मी का मैसेज? बताओ मुझे। मम्मी का मैसेज ही नहीं था यार, लाओ दिखाओ। आ जाओ यार, देखो ध्यान से यार। एक तो रिटर्न ऑफ लॉस में एचपी का अगर रिटर्न फाइल किया तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे आदमी हो, बट अगर नहीं फाइल किया तब भी रिटर्न ऑफ लॉस आपको क्लेम करने का मौका मिलेगा। लेकिन जब लॉस क्लेम करने जाओगे तो असेसिंग ऑफिसर उसको भी वेरीफाई करेगा। दूसरा, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन रिटर्न फाइल करो या ना फाइल करो, सर इसको क्लेम करने का मौका आपको मिलेगा, ठीक है। तो 2 चीजों के रिस्पेक्ट में ये कह रहे हैं, देखो ध्यान से। द above provisions are not applicable with regard to loss under that house property, and also it is not applicable with regard to unabsorbed depreciation। पता ये बहुत छोटी छोटी बातें जो आप बच्चे ना यार ध्यान नहीं देते हो यार, और जब यहाँ से क्वेश्चन पूछता तब समझ में आता है अबे जाओ क्या किया यार हमने यार। तो जैन नहीं करना है, जो सब पढ़ना है। रिटर्न ऑफ लॉस ड्यू डेट्स पे फाइल करोगे, 3 लॉसेस तभी आपको अलाउ होंगे। एचपी का लॉस रिटर्न फाइल किए बगैर भी अलाउ हो सकता है, और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन रिटर्न फाइल किया या नहीं किया तब भी आपको अलाउ हो गया। बोलो कहानी समझ में आती क्या? कितना पीरियड होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 139 सबसेक्शन 1, 6 बातें। आंखें बंद करो और बताओ याद है तुम्हें?
याद है पूरी 6 बातें? 139 सबसेक्शन 3 याद है आपको? ड्यू डेट्स क्या है इसके लिए? अगला सेक्शन, यानी ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। 139 सबसेक्शन 4 बिलेटेड रिटर्न। मैम जे क्या होता है? जे बेटा क्या होता है, देखो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आयुष का बर्थडे था परसों, मैं भूल गई। ओ आई एम सो सॉरी आयुष, हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। तो मैं इसको बाद में भी तो विश कर सकती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, हाँ था ना तुम्हारा बर्थडे यार, अब मैं भूल गई थी परसों यार, आज भी मुझे याद आ गया यार, बिलेटेड वाला वर्ड सुन के याद आ गया। तो बेटा ऐसा होता है कभी कभी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बात जानता है बेटा हम इंडियंस हैं और हम इंडियंस कभी अपना काम टाइम पे नहीं करते। हमें आदत है लेट फाइन के साथ, लेट फीस के साथ अपने काम करने की, क्योंकि जब तक बेटा 2 बार चालान नहीं कटा तब तक हम हेलमेट नहीं परचेज करते बेटा। एकदम सच बात बता रहे यार, अगर 3-4 बार चालान कटा है तब सीट बेल्ट लगाना स्टार्ट किया बेटा हमने, समझ रहे हैं? ये सच है यार। लास्ट या तो हम अपना काम लास्ट डेट पे करते हैं, या तो लास्ट डेट निकलने के बाद ए भाई फाइन के साथ कुछ हो सकता है क्या? तुम लोग मेरे पास आते हो, मैम फॉर्म भरने की डेट छूट गई है, लेट फाइन के साथ कुछ हो सकता है क्या? समझता है बात को यार? तो हम इंडियन से, हमारा तो मतलब हम ये करते हैं यार हमेशा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बात जानता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यू डेट्स पे एसएससी नहीं आएगा। तो ड्यू डेट पे एसएससी नहीं आएगा मतलब कि ड्यू डेट जो है उस डेट पे आप अपने रिटर्न को फाइल करना भूल गए। मैम क्या कुछ हो सकता है कि ड्यू डेट्स के बियॉन्ड भी हम अपने रिटर्न को फाइल कर सके? हाँ बेटा ऐसा हो सकता है। अगर आपने अपने रिटर्न को फाइल नहीं किया 31 जुलाई या 31 अक्टूबर एज द केस में भी, तो ये सब कोर्स आप अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हो बियॉन्ड द ड्यू डेट्स भी। मैम क्या डेट है, किस डेट पे कर सकते हैं? 3 month prior to the relevant assessment year, 3 month prior to the end of the relevant assessment year। ओ ये क्या लिख रहे हैं, समझ नहीं आया? ऐसी अंग्रेजी नहीं समझ में आती हमें। देखो प्रीवियस ईयर कौन सा है आपके लिए? 23-24। तो अगला जो फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर वो क्या होगा आपके लिए? असेसमेंट ईयर होएगा। तो इस प्रीवियस ईयर के लिए आपका जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है वो क्या है? 24-25। 24-25 कब खत्म होएगा? 31 मार्च को ना, 31 मार्च को खत्म होएगा। अच्छा अब 31 मार्च के ठीक पहले 3 महीने कौन से आएंगे? 3 महीने पहले जाओ, 31। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं 3 month prior to the end of the relevant assessment year। relevant assessment एंड हो रहा 31 मार्च को, 3 महीने प्रायर। इसका मतलब है ये बात कर रहे हैं 31 दिसंबर की, 31 दिसंबर। और बिफोर असेसमेंट, बिफोर असेसमेंट दिस डेट और ये वाली डेट, विच एवर इज अर्लियर। तो 139 सबसेक्शन 4 ये कहता है, 139 सबसेक्शन 4 ये कहता है कि अगर कोई एसएससी है और उसने अपने रिटर्न को फाइल नहीं किया ड्यू डेट्स पे, तो वो अपने रिटर्न को ड्यू डेट्स के बियॉन्ड भी फाइल कर सकता है। बट ड्यू डेट के बियॉन्ड फाइल करने की जो तारीख है वो है 3 month प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। मैम ये तो समझ में आ गया है 31 दिसंबर कैसे बताया, ये क्या है? देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने, आपके ऊपर जो ड्यू डेट है वो क्या है? 31 जुलाई है, और अगर 31 जुलाई को नहीं भरा तो 31 दिसंबर लास्ट डेट होगी रिटर्न फाइल करने की।
लेकिन आपने अपना, मान लो फॉर एग्जाम्पल असेसिंग ऑफिसर की तुम नजर में हो, मान लो कई सालों से तुम रिटर्न फाइल कर रहे हो एंड तुमसे अच्छा खासा टैक्स जाता है, तो असेसिंग ऑफिसर की तुम नजरों में हो, और अगर तुम असेसिंग ऑफिसर की नजरों में हो तो असेसिंग ऑफिसर दिसंबर का इंतजार नहीं करेगा। अरे मैडम आपने टैक्स क्यों नहीं भरा अभी तक? ऐसा है, आपका जो रिटर्न है ना वो हर हाल में हमारे पास आ जाना चाहिए, मान लो 30 नवंबर तक। तो असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि ये डेट तक आ जाना चाहिए, तो फिर ये डेट तक पहुंचना चाहिए। आई कहानी समझ में यार? देखो, every person is required to file return of income within the time allowed under section 139(1). However, return of income can be filed even after the due dates and up to 3 months prior to the end of the relevant assessment year or before completion, whichever is earlier. अगर असेसिंग ऑफिसर ने कंप्लीशन कर दिया कि नहीं आपने नहीं जमा किया, हम आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे यार, समझ रहा है? इनकम टैक्स में इनकम टैक्स ऑफिसर्स के पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत पावर दे रखी है। तो अगर असेसिंग ऑफिसर कह रहे हैं ये डेट पे आके जमा करो, अगर ये डेट पे नहीं किया तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो डेट पे जमा करो, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे यार। समझ रहे बात को यार? तो ध्यान रखना, क्लियर आप लोगों के बात? तो बिलेटेड रिटर्न हम फाइल कर सकते हैं कब तक? 3 मंथ प्रायर। आप 31 दिसंबर लिख के नहीं आओगे बेवकूफ आदमी। 3 मंथ प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन, विच एवर इज अर्लियर। एंड बिफोर असेसमेंट ये कोई डेट नहीं है, जब असेसिंग ऑफिसर आपको डेट दे देगा कि ये डेट तक आप अपने रिटर्न को सबमिट करो, अदरवाइज हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले, तो वो डेट तक आपको करना पड़ेगा, ठीक है? अभी तक मैंने सीखे कितने सेक्शन? 3 सेक्शन। 139 सबसेक्शन 1 क्या है? मेन हेडिंग क्या है? कंपल्सरली फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। तो कंपनी एसएससी एंड पार्टनरशिप फर्म इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम और लॉसेज, इनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। इंडिविजुअल एचयूएफ अगर इनकी इनकम एक्सीड कर जाती है, बेसिक एग्जाम्पशन रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। एनी पर्सन हु इज एसेसिबल ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, और उसकी इनकम एक्सीड कर जाती है, ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है, बेसिक एग्जाम्पशन को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। चौथे में क्या था? अगर कोई आरओआर है और वो फाइनेंशियल सिग्नेचरी है, उसकी कोई फाइनेंशियल एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अगले में कह रहे हैं अगर कोई पर्सन है जिसका करंट अकाउंट में या एग्रीगेशन ऑफ करंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन 1 करोड़ को एक्सीड कर जाए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे फॉरेन में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2 लाख से ज्यादा खर्च कर दे, बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा खर्च कर दे, रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। एंड फिर एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस 12AB, वो कहता है अगर बिजनेस का टर्नओवर 60 लाख को या प्रोफेशन की ग्रॉस 10 लाख को एक्सीड कर जाए, आपके सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा 50 लाख से एक्सीड कर जाए, या अगर आप टीडीएस विद आपके रिस्पेक्ट में 25,000 डिडक्ट हुआ हो, अगर आप सीनियर सिटीजन तो 50,000, तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। क्या बात सबको याद है यार? सही बताओ, सही बताओ। अच्छा यार ना, वो ऐसे कर नहीं करते भोकाल मारने के लिए। 139 सबसेक्शन 3 क्या है? 139 सबसेक्शन 3 पूछा है। तुमने भांग पी रखी है? रिटर्न ऑफ लॉस। रिटर्न ऑफ लॉस कब तक फाइल कर सकते हैं? या 31 अक्टूबर एज द केस में भी। किन चीजों के रिटर्न ऑफ लॉस भरना मैंडेटरी है? अदर सोर्सेज में हॉर्स रेसेस वगैरह तो मैंडेटरी है। एचपी का एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करो या ना फाइल करो, आपको ये वैसे ही अलाउ रहेंगे। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कितने टाइम तक के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे? इनफाइनाइट। सीएस वालों के एग्जाम में कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि, एंड सीएमए वालों के एग्जाम में, कि जो हमारा डेप्रिसिएशन है, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, उसको कब तक कैरी फॉरवर्ड हम लोग कर सकते हैं? समझ रहे? कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका, अच्छे से पढ़ना है ना। इसके अलावा जितना रिटर्न जितना लॉस चाहेंगे उतना क्लेम कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है ना। अरे तो रोको ना यार, असेसिंग ऑफिसर जितना बताएगा उतना कर सकते ना, ऐसा थोड़ी ना कि जितना मन करेगा उतना करेंगे, है ना बच्चों? समझता है बात को? अगला सेक्शन 234F, ये तो मैंने अपने फाउंडेशन वाले बच्चों को पढ़ा रखा है यार, इतने बड़े बच्चों को पढ़ा रही हूँ यार मैं।
बेटा सेक्शन याद रखेंगे, सब सेक्शन याद रखेंगे, हमें ये नहीं कहेंगे कि हमको सेक्शन नहीं याद होते, क्योंकि अभी पूछा ना 12AB के हिसाब से बताओ। अब तुम्हें सेक्शन नहीं याद होगा, इसका हाथ हटाओ प्रेशर से। अगर तुम्हें सेक्शन नहीं याद होएगा तो तुम कर पाते क्या वो क्वेश्चन? मतलब मैम हमें इनकम टैक्स में सेक्शन याद करने, इनकम टैक्स में भी याद करने, कंपनी लॉ में भी याद करने हैं, ठीक है यार, सारे सेक्शन याद करने हैं यार। आ जाओ यार। सिद्धू 234F क्या है? क्योंकि सिद्धू को आता है, क्योंकि सिद्धू बहुत देर से बात कर रहा है। ऐसा क्या चल रहा है वहां पे? नहीं नहीं, मुझे वो चल क्या रहा है वहां, ये बताओ पहले। और 234F क्या बताता है, कब तक के लिए? कर क्या रहे हो वहां पे? हाँ, ए बेटा तुम हटो यार, बॉर्डर हटो यार, यहाँ से थोड़ा हटो, इधर किनारे आओ। कुछ तो हो रहा है। अच्छा ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे हो यार, है ना? बॉटल ऐसे रखी हुई है, कर क्या रहा है वहां पे यार? मतलब हमने देखा है बेटा बच्चे पीछे क्या करते हैं बेटा, ऐसे दो लाइन खींचेंगे, भाई खींच। तो अब क्या खेलते हो बता दो जरा, आ जाओ अभी बताते तुम्हें यार। एक ये वाला भी खींचते हो ना, ये पेन वाला, ये वाला, ये ऐसे पेन से पेन को मिलाते नहीं हो, ऐसे करके मिलाते हो कि कौन सबसे पहले पूछेगा यार, है ना? चलो आओ। 234F, अरे क्या ही करे उसको यार, उसने पढ़ रखा है यार, मतलब उसको याद करके आया है वो। 234F कहता है फाइन के रिस्पेक्ट में, क्या है ये 234F? कहता है कि अगर किसी पर्सन ने रिटर्न ऑफ इनकम को ड्यू डेट्स पे फाइल नहीं किया, तो ये केस में बियॉन्ड द ड्यू डेट, बियॉन्ड द ड्यू डेट आप फाइल कर सकते हो। हाँ मैम, अभी पढ़ा है ना 139 सबसेक्शन 4, किसका? बिलेटेड रिटर्न का। लेकिन बिलेटेड रिटर्न ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेगा ना, डिपार्टमेंट कहता है आओ आओ स्वागत है आपका, फाइन लेके आओ। कितनी फाइन? कहते हैं अगर आपकी इनकम, अगर आपका रिटर्न ऑफ इनकम, अगर आपका रिटर्न ऑफ इनकम अप टू 5 लाख का है, तो मैक्सिमम जो फाइन है वो 1000 है फ्लैट। और रिटर्न ऑफ इनकम अगर आपका मोर देन 5 लाख का है, तो बेटा फाइन है 5000 रुपए की फ्लैट। समझता है? समझा क्या? तो 139 1 3 4 234F ये कंप्लीट। मैम अभी तक एक ही क्वेश्चन करवाया, आपको नहीं लगता कि और क्वेश्चन करवाने चाहिए?
अच्छा, आओ कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक क्वेश्चन आया मई 2022 में, एक्सप्लेन द ब्रीफ रीजन whether the return of income can be revised। ओ अच्छा, रिवाइज तो बताया नहीं मैंने। अच्छा रिवाइज तो आओ बता ही देते, 2 मिनट। आओ एक काम करते, तुम लोगों को रिवाइज रिटर्न पढ़ा देते यार, है ना। रिवाइज्ड रिटर्न सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 ये कहते हैं कि एक पर्सन क्या अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकता है। देखो यार हम ह्यूमन बीइंग है यार, हम सबसे गलतियां हो जाती है यार, तो ऑफकोर्स हमें अपनी गलतियों को एक बार, हमें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलना चाहिए। वैसे तो कहते हैं एक बार मौका बहुत है, पर इनकम टैक्स का ये सेक्शन कहता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम तक रिवाइज करो, लेकिन टाइम भी तो लिमिटेड है ना आपके पास। मैक्सिमम जो रिटर्न है वो 31 दिसंबर तक ही तो फाइल कर सकते हो। तो 130 मानो जुलाई में आपने 31 जुलाई को रिटर्न फाइल किया एंड आपके रिटर्न में कुछ गलतियां हो गई। सबसे पहली बात कि हमें मौका कितनी बार मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। तो एक तो ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रखी है इनकम टैक्स ने कि कितनी बार रिवाइज कर सकते, ठीक है। दूसरा आपसे पूछते हैं कि हम कौन कौन से रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। देखो हमारे जमाने में तो बहुत प्रोविजन रिस्ट्रिक्ट थे यार, बहुत लिमिटेड ही रिटर्न को रिवाइज कर सकते थे, बट आज आपके टाइम में है ना, ये कहते हैं सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में जो आपने रिटर्न भरा है वो रिटर्न रिवाइज कर सकते हो। सेक्शन 139 सब सेक्शन 3 में जो रिटर्न फाइल किया है वो भी कर सकते हो। लेकिन इसकी यार एक बात है, ये वाला आपको रिवाइज करने का मौका तभी मिलेगा जब आपने 139 सब सेक्शन 1 में जो ड्यू डेट दे रखी है वो ड्यू डेट्स पे इसको फाइल किया होगा, तभी आपको रिवाइज करने का मौका मिलेगा, अन्यथा आपको ये रिवाइज करने का मौका नहीं मिलता है। तो 139 सब सेक्शन 1 का रिटर्न भी रिवाइज कर सकते हो, 139 सब सेक्शन 3 का रिटर्न भी रिवाइज कर सकते हो, 139 सब सेक्शन 4 का रिटर्न भी रिवाइज कर सकते हो। हमारे जमाने में 139 सब सेक्शन 4 का रिटर्न रिवाइज करने की परमिशन नहीं थी, तुम्हारे जमाने में है ये। तो 139 1 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, एंड 139 सब सेक्शन 5 जो रिटर्न रिवाइज किया है क्या उसको फिर से रिवाइज कर सकते हो। द आंसर इज यस, ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम तक कर सकते हो ना, जो रिवाइज्ड है उसको फिर से रिवाइज कर सकते हो। समझता बात को। तो इसका मतलब है ऐसा होता है समटाइम्स एसएससी को कुछ मान लो कोई एरर है, कोई ओमिशन है, कुछ लिखना भूल गए, कुछ लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम ह्यूमन बीइंग है और हमसे गलतियां हो जाती है, तो हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मौका देता है और कहता है यस ऑफकोर्स आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। तो मुद्दा ये आता है कौन कौन सी गलतियों को सुधार सकते हैं। 139 1 3 4 एंड 5 ये सारी गलतियों को आप सुधार सकते हो, ठीक है। अच्छा सुधारने की ड्यू डेट क्या दी, सुधारने की ड्यू डेट है सुधारने के लिए यानी रिवाइज करने के लिए, सुधारने के लिए ड्यू डेट्स 3 months prior to the relevant assessment year, 3 months prior to the end of the relevant assessment year or before assessment, before completion of assessment। आई बात समझ में। दिस और दिस विच इज अर्लियर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, नहीं बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर करता है, अभी बताया था ना असेसिंग ऑफिसर करेगा। यस यस
समझता क्या? सर ये कहानी, अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन मैंने उठा लिया था तो मैंने कहा कि लाओ प्रोविजन ही करवा देती हूँ, खत्म प्रोविजन, क्वेश्चन कर लो। 2022 में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं एज पर सेक्शन 139(5). क्या बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं? क्या रिटर्न ऑलरेडी रिवाइज ट्वाइस रिवाइज कर सकते हैं? यहाँ गेम खेल सकते हैं, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम से कर सकते हैं, तो मैं लिख भी देंगे यार, तब भी तुम समझ रहे हो, ठीक है। रिटर्न ऑफ लॉस, बट इसकी शर्त है, रिटर्न ऑफ लॉस को आपको तभी रिवाइज करने का मौका मिलेगा जब ड्यू डेट से फाइल होगा, ध्यान रखना इस बात को यार। सर 4 नंबर में पूछा यार, क्या पढ़ा हो यार मैं, ये वो चैप्टर ना दिमाग ही नहीं लगना यार जा। यस मैम, ऐसा नहीं बोल सकती मैम आपने अच्छा पढ़ाया यार, आ जाओ यार। एक और क्वेश्चन, मिस्टर कैलाश, a resident and ordinary resident could not file his return of income for the assessment year 24-25 before the due date prescribed under section 139(1). Advise Mr. Kailash as a tax consultant, what are the consequences for non-filing of return of income? What are the consequences? क्या consequences, क्या उनको सफर करना पड़ सकता अगर उन्होंने 139 सब सेक्शन 1 में अपना रिटर्न नहीं फाइल किया? अबे पेनल्टी पूछ रहे भाई यार, काहे यार, उत्तर दिशा में जाना है, पूरा दिशा में जा रहे हो यार। 234F अट्रैक्ट करेगा, बात खत्म। बेटा अगर हम उत्तर दिशा में जाने को कह रहे तो उत्तर में ही जाओ, पूरब में मत जाओ, है ना। सिंपल पूछ रहे हैं यार, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? 234F बस। और कितनी लगेगी? जरा देखो, जरा देखो। एंड उसके अलावा और क्या होएगा? ड्यू डेट्स पे नहीं किया तो अगर आपको कोई लॉसेस हुए होंगे तो आपको कैरी फॉरवर्ड करने का मौका भी तो नहीं मिलेगा, ना ही सेट ऑफ करने का मौका मिलेगा। अभी तो बताए ना, अगर आपको कोई लॉसेस हुए तो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने का मौका नहीं मिलने वाला है ना बच्चों। तो ये भी तो बताओगे कि हम बताएंगे? हम बताएंगे। देखो तुम लोगों को दिखा रही हूँ कितने नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो दिसंबर 21 4 नंबर का एक क्वेश्चन एक ही पेपर में 4C, फिर बेटा इसी में अगेन फिर से आता है 4 नंबर का क्वेश्चन, ये 2 यहाँ पे है यार, और एक अच्छा इतने का ही आया, कोई बात नहीं यार, कहीं तो मिलेगा भी 21 नंबर का 22 नंबर का। तो मैं दिखा देती हूँ 23 नंबर कहाँ है यार, आया है बेटा एग्जाम में, इसीलिए बता रही हूँ, आया है एग्जाम में। जैसे यह देखो 4 5 और 5 3 8, समझ रहे बात को? आओ एक और क्वेश्चन आया हमारे पास, यहाँ पे देखो, in number cases where return of loss has to be filed on or before the due dates specified under section 139(1) for carry forward of the losses, and also enumerate that the cases where loss can be carried forward even though the return of loss has not been filed. कितने रिटर्न? 3 जाएंगे, और कितने नहीं जाएंगे? 2। समझता है बात को? सेम क्वेश्चन पूछ लो, आसान था यार, ये करके आओगे बेटा तुम लोग पक्का? आएगा तो तुम्हें आएगा, पेपर में आएगा। ओ प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों,
Elaborate the condition and non-fulfillment of which would render a return of law, return of income filed by necessary. अच्छा ये तो पढ़ाया नहीं, ये बताओ चलो 139(5) में कौन सा रिटर्न को रिवाइज करेंगे? 139 सबसेक्शन 5 में कौन सा रिटर्न को रिवाइज करेंगे? 139(9) को करेंगे। एक मिनट, 139(9) को करेंगे कि नहीं करेंगे? 139(9) को करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो मैं पढ़ाया नहीं, लेकिन ये है भी नहीं, अगर होता तो मैं बता देती आपको, समझते हैं? ये डिफेक्टिव रिटर्न है, हालांकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, बट इसका करते नहीं। डिफेक्टिव रिटर्न रिवाइज नहीं हो सकता, समझता है? क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? ये देखो, व्हाट इज द फी फॉर डिफॉल्ट ऑफ फर्निचर रिटर्न ऑफ इनकम? बता लोगे? चलो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों आओ, ये वाला सेक्शन नहीं पढ़ा था ना, पढ़ा देती हूँ। रिवाइज्ड रिटर्न, क्या हम अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं? कौन से रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं? 1, देखो यहां लिखा है कहीं 1, 4 एंड 1 इंक्लूड्स 3 ऑल्सो ना, तो इसलिए 1 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी कर सकते हैं यार। अब 5 लिखा नहीं है बट कर सकते हैं यार, कहाँ लिखा है? एनी नंबर ऑफ टाइम यहाँ लिखा है, आई बात समझ में? तो डायरेक्ट नहीं लिखा, मतलब ऐसे लिखा है, ठीक है ना यार? लेकिन कब तक कर सकते हैं? कब तक कर सकते हैं? 3 months prior to the end of the relevant assessment year or before the completion of assessment, whichever is clear। आप लोगों को ये बात पक्का, पूरी कहानी क्लियर? क्या बात। अगला सेक्शन